हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस करवाया था। ठीक है, मैं आपको बताया था कि प्लांट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो था वो डिफरेंट टाइप से हो सकता था, या तो वो नेचुरली या इट मे बी आर्टिफिशियली। अब आर्टिफिशियली को भी फर्दर डिवाइड किया था, इट बाय कटिंग, इट बाय ग्राफ्टिंग, इट बाय लेयरिंग, इट बाय माइक्रो प्रोपगेशन बेसिकली। But in today's video lecture, I am going to discuss the sexual reproduction in organism basically. बात आता है कि जो organism है, why they shifted asexual reproduction to the sexual reproduction. आखिर उस asexual reproduction के अंदर ऐसा क्या ड्रॉबैक था जिसकी वजह से उन्होंने sexual reproduction की तरफ शिफ्ट किया उसको। ठीक है, तो वहां एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था asexual reproduction के अंदर कि वहां जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता था, वहां न्यू अडेप्टेबिलिटीज, न्यू वेरिएशंस नहीं आता था ऑर्गेनिज्म के पास। क्यों? क्योंकि वहां ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होते थे एसेक्सुअली वो प्योरली माइटोसिस डिवीजन के बेसिस पे होते थे, और माइटोसिस डिवीजन में किसी टाइप से कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से वहां जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते थे उन ऑर्गेनिज्म के पास एनवायरमेंट को अडेप्ट करने का जो पावर होता था वो कम होता था। इस वजह से उन इंडिविजुअल्स की सर्वाइबिलिटी कम होता था बेसिकली। माना कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूस होते थे, लेकिन जेनेटिक वेरिएशंस ना आने की वजह से उनके पास एनवायरमेंटल अडेप्टेबिलिटीज कम होता था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए दे मूव्स और दे शिफ्टेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टुवर्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा उनके पास और ड्रॉबैक क्या थे कि फूड डिप्लेशन की कंडीशंस में भी उसको शिफ्ट कर देते थे एसेक्सुअल टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लाइमेट बिकम होस्टाइल, जब कभी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हार्श होता था देन दे मूव्स टुवर्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा सर्वाइबिलिटी भी जब कभी भी अफेक्टेड होता था या डिफिकल्ट होता था देन दे शिफ्ट टुवर्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ एक बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा मेथड बेटर है सर्वाइबिलिटी के लिए, सेक्सुअल मेथड या एसेक्सुअल मेथड। बेसिकली इंडिविजुअल की सर्वाइबिलिटी के लिए कौन सा मेथड रिप्रोडक्शन का ज्यादा अच्छा है। तो हम वहां पे उसका आंसर देते हैं कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है गैमेटोजेनेसिस के टाइम। ठीक है, जो एक मियोसिस का एक इवेंट है। ठीक है, मियोसिस का एक फेज है बेसिकली। तो उस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से प्रोजनी के पास नए वेरिएशंस आता है, जेनेटिक वेरिएशंस आता है बेसिकली, और वो जेनेटिक वेरिएशंस जो होंगे वो न्यू अडेप्टेबिलिटीज लेके आता है ऑर्गेनिज्म के पास, ताकि ऑर्गेनिज्म जो हो एनवायरनमेंट के अंदर आराम से अडेप्ट हो पाए बेसिकली। इस वजह से क्या है, बेटर बोलते थे वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेसिकली। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्योरली डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसके अलावा उसमें कौन कौन सी फीचर्स होते हैं बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसकी कुछ इवेंट है या फिर इट इन्वॉल्व गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट डेवलपमेंट एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट बेसिकली। ठीक है, इसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इन्वॉल्व गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट डेवलपमेंट, इसके बाद एम्ब्रायो डेवलपमेंट, और एम्ब्रायो के बाद न्यू वन का डेवलपमेंट। ठीक है, तो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एवरी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म दिस सीक्वेंस। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म विल फॉलो दिस सीक्वेंस। गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप जो होगा उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बस गैमेटोजेनेसिस, अगेन फर्टिलाइजेशन, देन जाइगोट फॉर्मेशन, देन एम्ब्रायो, और देन न्यू वन का फॉर्मेशन बेसिकली। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो बेसिकली न्यू वेरिएशंस विल डेवलप, न्यू वेरिएशंस will develops meiosis division will occur, meiosis division will occur during gametogenesis, will occur during gametogenesis, gametogenesis गैमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो वहां मियोसिस डिवीजन की बेसिस पे वहां वेरिएशंस डेवलप होगा और मेरे पास वेरिएशंस जो ऑफस्प्रिंग्स जो होंगी उसकी, ठीक है, प्रोजनी जो होंगी, दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट, अपने पेरेंट के वो सिमिलर नहीं होगी पेरेंट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बेसिस पे वहां वेरिएशंस आ गए इंडिविजुअल्स के पास, इसी वजह से वी आर नॉट सिमिलर टू आवर पेरेंट्स बिकॉज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो एक स्लो प्रोसेस है, एलैबोरेट प्रोसेस है, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो फास्ट ना होकर नहीं, इट बिकम स्लो। वो कैसा हो जाएगा? स्लो होगा बेसिकली। इट इज स्लो कॉमा एलैबोरेट कॉमा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस by which multiplication of organism is slow, ठीक है। वहां मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसा होगा? स्लो होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ सेक्सुअलिटी बहुत नेसेसरी है पेरेंट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि पेरेंट जो होंगे वो बाय यूनिपेरेंट भी हो सकता है, वो बाय पेरेंट कंडीशन भी हो सकता है, और जब उनके पास सेक्सुअलिटी होगी तो उनके पास सेक्स ऑर्गन्स होंगे, और सेक्स ऑर्गन्स के अंदर ही उनके रिप्रोडक्टिव जो इवेंट्स होंगी, ठीक है, वो कंटिन्यू होगा। तो यहाँ सेक्सुअलिटी रिक्वायर्ड, सेक्सुअलिटी ऑफ पेरेंट required are required, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में किसी टाइप से कोई सेक्सुअलिटी का रिक्वायरमेंट नहीं था, वहां कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं था, जस्ट सिंगल इंडिविजुअल जो था वही अपनी बॉडी को डिफरेंट टाइप से, चाहे फ्रेगमेंटेशन से, चाहे बाइनरी फिजन से डिवाइड करके न्यू बर्न का फॉर्मेशन कर लेता था। लेकिन यहाँ इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें रिक्वायरमेंट होगा किसका? सेक्सुअलिटी। तो देख लेते हैं कि सेक्सुअलिटी होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ऑर्गेन्स के सेक्स ऑर्गन्स के बेसिस पे वो डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इंडिविजुअल्स आर टू टाइप्स, और इन सेक्स ऑर्गन की प्रेजेंस को ही हम उसका सेक्सुअलिटी बोलते हैं ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, कि वो मेल सेक्स है या फिर वो फीमेल सेक्स है। तो मेल और फीमेल में जो डिफरेंशिएशन किया है, इट इज ड्यू टू द सेक्स ऑर्गन्स, प्रेजेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स बेसिकली, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअलिटी। तो सेक्सुअलिटी का मीनिंग क्या है? प्रेजेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन्स की प्रेजेंस के बेसिस पे इंडिविजुअल्स को हम दो में कैटेगराइज करते हैं, वन इज मोनोसियस कंडीशन, सेकंड इज डायोसियस कंडीशन।
एक तो मोनोसियस होगा और एक डायोसियस कंडीशन होगा। तो यहाँ सेक्सुअलिटी में इंडिविजुअल जो है वो दो कंडीशन शो करते हैं, एक तो मोनोसियस और दूसरे होंगे डायोसियस। ठीक है, अब मोनोसियस जो कंडीशन है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल है उसी के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन्स अगर प्रेजेंट है, इफ ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, ऑन इटसेल्फ, ठीक है, देन द कंडीशन इज मोनोसियस। तब हम उसको बोलेंगे क्या, मोनोसियस कंडीशन। ठीक है, इसको हम होमोथैलिक कंडीशन भी बोल सकते हैं और इसको हम हर्माफ्रोडाइट कंडीशन भी बोलते हैं। बेसिकली एक ही ऑर्गेनिज्म के पास अगर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, ठीक है, मोनोसियस। इफ condition in which organism, a single organism having both male and female sex organs, both male and फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बेसिकली। ठीक है, अगर दोनों सेक्स ऑर्गन एक के पास ही प्रेजेंट है तो कंडीशन इज मोनोसियस, और इसको बाइसेक्सुअल कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोनोसियस या फिर बाइसेक्सुअल कंडीशन या फिर हर्माफ्रोडाइट कंडीशन, हर्माफ्रोडाइट या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म के केस में, जैसे फंगस का केस हो गया, एल्गीज का केस हो गया या ब्रायोफाइट्स का केस हो गया, तो वहां उसको होमोथैलिक कंडीशन भी बोलते हैं। होमोथैलिक कंडीशन भी उसको बोलते हैं बेसिकली। इन द सेंस एक ही थैलस के ऊपर उसके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अगर प्रेजेंट हैं तो होमोथैलिक कंडीशंस। ठीक है, एक ही ऑर्गन्स के पास अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो हर्माफ्रोडाइट्स भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाइसेक्सुअल इन द सेंस दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक के ऊपर प्रेजेंट है तो भी हम उसको, और इसको मोनोसियस कंडीशंस भी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कंडीशन इन विच द सिंगल ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल। जैसे हम इसके एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ऑफ मोनोसियस। ध्यान रखना मोनोसियस का मीनिंग क्या है, ठीक है, और हर्माफ्रोडाइट्स का मीनिंग क्या है। एक ही बात है कि अगर ऑर्गेनिज्म के पास एक ही ऑर्गेनिज्म के पास दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो हर्माफ्रोडाइट कंडीशंस, ठीक है, या फिर मोनोसियस कंडीशन। जैसे एग्जांपल हम इसमें देखते हैं, एग्जांपल इन केस ऑफ एनिमल्स में मोनोसियस कंडीशंस मुझे अर्थवर्म के पास मिल जाएगा, अर्थवर्म। इसके बाद लीच के पास मिल जाएगा, लीच। टेपवर्म के पास मिल जाएगा, टेपवर्म। स्पॉन्जेस के पास मिल जाएगा, स्पॉन्जेस। ठीक है, जबकि इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट के केस में मोनोसियस जो कंडीशन है, मैं आपको याद करने के लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, सीपी कोको, ठीक है, जो कि मोनोसियस कंडीशन शो करते हैं वो प्लांट। सीपी कोको में यहाँ पे सी जो है दैट इज चाइना रोज, पी जो है दैट इज दिस पी, को इन द सेंस कोकोनट, और सी इन द सेंस कोकुम्बर।
ठीक है, तो ये वो प्लांट है जो कि मोनोसियस कंडीशन शो करते हैं हायर प्लांट्स के केस में। लेकिन लोअर जो प्लांट्स हैं, जैसे हम एल्गीज का केस लेते हैं, ठीक है, तो वो भी बाइसेक्सुअल कंडीशन शो करते हैं या फिर मोनोसियस कंडीशन शो करते हैं। इसी जैसे मैं चारा का एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इन लोअर प्लांट्स, इन लोअर प्लांट, एग्जांपल जैसे चारा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ चारा, पहले क्या तो चारा होता है क्या, इट इज द ग्रीन एल्गी, इट इज ग्रीन एल्गी, having specialized cell organs, having specialized sex organs, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स इसके पास प्रेजेंट होंगे, कवर्ड विद मल्टी सेल जैकेट, मल्टी सेल जैकेट के अंदर वो क्या होंगे, कवर्ड होंगे बेसिकली, इसके सेक्स ऑर्गन होंगे। अब यहां जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, उसको तो हम बोलते हैं एंथेरिडियम, ठीक है, एंथेरिडियम, ठीक है, और इसको हम ग्लोब्यूल भी बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं उसको, ग्लोब्यूल बेसिकली। जबकि फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन, दैट इज उगोनिया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, उगोनिया। तो उगोनिया का यहाँ एक दूसरा नाम भी, दैट इज न्यूक्यूल भी बोलते हैं, न्यूक्यूल, उसको और क्या हम न्यूक्यूल भी बोलते हैं बेसिकली। तो जो चारा के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, उसके नोडल रीजन पे एक स्मॉल ब्रांचेस होती हैं, उस ब्रांचेस में जो एडेक्सियल सरफेस है, उस एडेक्सियल सरफेस पर उनका प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होगा वो थोड़ा सा अपर साइड होगा, जबकि लोअर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होगा वो लोअर साइड प्रेजेंट होगा बेसिकली, ठीक है। तो मैं उसका यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, सेक्सुअलिटी इन चारा, जो कि क्या है, एक ग्रीन एल्गी, इन चारा के केस में, ये उसकी एक स्मॉल ब्रांचेस है, स्मॉल ब्रांच की नोडल जो रीजन है, उसके एडेक्सियल सरफेस पे क्या है, वो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे बेसिकली। ये मल्टी सेल जैकेटेड है, तो यहाँ ये तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसको हमने उगोनिया बोला, और ये एक मेल सेक्स ऑर्गन है जिसको हमने एंथेरिडिया बोला है, ठीक है, दिस इज एंथेरिडिया, ठीक है, और ग्लोब्यूल,
क्योंकि ये जो है दैट इज उगोनिया, उगोनिया, ठीक है। जैकेट जो है एक फॉर्म बाय द, इनके केस में, उगोनिया के केस में, इन उगोनिया, जैकेट formed by 5 ट्यूब सेल्स बेसिकली 5 ट्यूब सेल्स से क्या होगा, जैकेटेड होगा बेसिकली, कौन, उगोनिया होगा, ठीक है। जबकि एंथीरिया जो कवर्ड होगा, जैकेटेड होगा, जैकेट फाउंड बाय शील्ड सेल, जो कि 8 सेल होंगे, 8 सेल होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो उगोनिया है, इस उगोनिया को हम न्यूक्लियोल भी बोलते हैं, न्यूक्लियोल, ये दूसरा टर्म है, ठीक है। और एंथीरिया जो उसको हम ग्लोब्यूल भी बोलते हैं बेसिकली। सेक्स ऑर्गन्स present at the adaxial surface, adaxial side of small branch basically, ठीक है। स्मॉल ब्रांच के एडेक्सियल साइड में क्या है, वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे बेसिकली। तो यहाँ मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो उगोनिया तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जबकि एंथीरिया उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन है। तो उगोनिया जो होगी, इट डेवलप द एग, वो एक सिंगल एग का डेवलपमेंट करेगी, ठीक है। और एग जो होगा, ठीक है, इट इज रिच इन स्टार्च एंड ऑयल बॉडीज बेसिकली, उनसे रिच होगा। जबकि जो एंथीरिया होगा, इट डेवलप द मेल गैमेट दैट इज एंथेरोजोइड्स, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, ठीक है, स्पाइरली कॉइल्ड होंगे, ठीक है। तो एंथेरिडिया डेवलप्स मेल गैमेट, वो मेल गैमेट डेवलप करेगा दैट इज एंथेरोजोइड्स, क्या डेवलप कर रहा है, एंथेरोजोइड्स बेसिकली। और एंथेरोजोइड्स जो है, दे आर बाइफ्लैजिलेटेड, स्पाइरली कॉइल, ठीक है। मैनी नंबर्स होंगे, मैनी इन नंबर, ठीक है। वो सारे नंबर्स के अंदर, जबकि उगोनिया जो होगा, इट डेवलप्स, मैं यहाँ पे लिखा हूं डेवलप्स, उगोनिया डेवलप सिंगल एग, रिच इन स्टार्च एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स, उनसे भरे हुए होंगे किसी तरह, कौन, एग जो होगा, ठीक है। तो यहाँ इन सेक्स ऑर्गन्स की अगर पोजीशन देखें, तो उगोनिया जो होगा, ये स्लाइटली अबव पोजीशन पे देन एंथीरिया, ठीक है। तो उगोनिया थोड़ा ऊपर होगा, जबकि एंथीरिया थोड़ा नीचे होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इज अपर देन द मेल सेक्स ऑर्गन, हियर फीमेल सेक्स ऑर्गन is
located upon the male sex organ, उनसे थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो ये इन चारा के केस में सेक्सुअलिटी था, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द चारा आर द बाइसेक्सुअल, ठीक है। या जबकि एक चारा के एक एग्जांपल है बालची, ठीक है। तो वो एक एक्सेप्शन है यहाँ पे इसका, चारा वाली चीज, ठीक है। इट इज द dioecious algae, ठीक है। कैसा है, एक dioecious है। बाकी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ एल्गीज आर द मोनोसेक्सुअल, मोस्टली चारा या मोस्टली मेंबर ऑफ चारा, मोस्टली member of jara are monoecious, वो कैसे मोस्टली मोनोसियस है। लेकिन ये एग्जांपल जो है वो क्या है, डायोसियस है, डायोसियस एल्गीज, ठीक है। तो दिस वाज द सेक्सुअलिटी इन केस ऑफ द चारा। तो मोनोसियस कंडीशन आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको कि मोनोसियस कंडीशन ऐसा कंडीशन है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, मेल सेक्स ऑर्गन भी उसी के पास प्रेजेंट हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी उसी के पास प्रेजेंट हो, बेसिकली, ठीक है। डायोसियस कंडीशन जो नेक्स्ट डायोसियस, और इसको हेटेरोथैलिक भी बोलते हैं, और हेटेरोथैलिक कंडीशन, और इसको यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। इन द सेंस इसका मीनिंग जो है वो क्या है कि यहाँ मेल और फीमेल जो होंगे ना वो सेपरेट होंगे, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा बेसिकली। जबकि मोनोसेक्सुअल कंडीशंस में दोनों एक ही थे, मेल सेक्स ऑर्गन भी उसी इंडिविजुअल के पास प्रेजेंट था और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी उसी इंडिविजुअल के पास प्रेजेंट था बेसिकली। लेकिन यहाँ पे अलग अलग हेयर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन present on the different individual, present on two separate individuals, present on two separate individuals, वो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल डेट पाम का केस हो गया, प्लांट्स के केस में हम देख रहे हैं इन प्लांट्स, ठीक है। एग्जांपल इन प्लांट डेट पाम हो गया, इसके अलावा पपाया हो गया, इनके केस में मुझे कैसे कंडीशन मिलेगा, यूनिसेक्सुअल कंडीशन, ठीक है। इसके बाद हायर जो प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स के अंदर जैसे जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म्स हो गया, उनके केस में भी मुझे यूनिसेक्सुअल कंडीशंस मिलते हैं बेसिकली। बट इन लोअर प्लांट्स, लाइक मर्चेंसिया या ब्रायोफाइट,
अब ब्रायोफाइट में भी फॉर्म है मर्चेंसिया। ठीक है, ऑल्सो हैविंग द डायोसियस कंडीशन, उनके पास भी क्या होता है, डायोसियस कंडीशन होता है। तो हम यहाँ इसलिए देख रहे हैं द सेक्सुअलिटी इन ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट के पास जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एंथीरिडियम एंड आर्किगोनियम है। सेक्सुअलिटी इन ब्रायोफाइट्स, स्पेशली कौन, मर्चेंसिया, ठीक है। In case of Mertensia, sex organs are born on a star, ठीक है, which is known as the gametophores, जिसको हम बोलेंगे क्या, गैमेटोफोर बेसिकली। In case of Mertensia, sex organs are born on a star, known as गैमेटोफोर, जिसको हम बोलते हैं क्या, गैमेटोफोर बेसिकली। अब फीमेल के केस में तो गैमेटोफोर जो होगा वो आर्किगोनियोफोर होगा, जबकि मेल के केस में जो गैमेटोफोर होगा वो एंथीरिडियोफोर होगा, ठीक है। गैमेटोफोर इन मेल गैमेटोफोर इज एंथीरिडियोफोर, क्या होगा उनके केस में, एंथीरिडियोफोर, ठीक है। तो एंथीरिडियोफोर जो है वो स्टाक है, उस स्टाक के ऊपर प्रेजेंट होगा एंथीरिडियम, ठीक है। उस एंथीरिडियम के अंदर डेवलप होंगे मेल गैमेट एंथेरोजोन्स, ठीक है। इन मेल गैमेटोफोर इज एंथीरिडियम which contain एंथीरिडियम, जिसके पास क्या होगा, एंथीरिडियम, ठीक है। एंथीरिडियम डेवलप्स एंथेरोजोइड्स, जो कि मेल गैमेट्स है, ठीक है। जबकि फीमेल के केस में, इन फीमेल थैलस गैमेटोफोर इज आर्किगोनियोफोर, उसको हम बोलेंगे क्या, आर्किगोनियोफोर, ठीक है। विच कंटेन आर्किगोनियम, और आर्किगोनियम जो होगा वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जबकि एंथीरिडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन। यहां पे लिख देता हूं मैं, ये मेल सेक्स ऑर्गन, जबकि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो इसको मैं अगर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर देता हूं, डायग्राम की हेल्प से अगर देखता हूं, तो ये दोनों अलग अलग थैलस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। मेल थैलस अलग होगा, फीमेल थैलस अलग होगा। जिसकी बताया ना कि डायोसियस कंडीशन इज द यूनिसेक्सुअल कंडीशन, जहां पे मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। अब हम ब्रायोफाइट का केस देख रहे हैं, तो वहां ब्रायोफाइट जो है थैलस बॉडी है उनका, और थैलस का मतलब क्या होता है कि अगर बॉडी डिफरेंशिएटेड ना हो, रूट में, स्टेम में और लीफ में, देन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज थैलस, ठीक है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल थैलस का मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये जो स्टार्ट बना है ये तो थैलस है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स है, लिखता हूँ ये मेल थैलस है, मेल थैलस, ठीक है। तो इस मेल थैलस के ऊपर ये एंथेरिडियम प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज एंथेरिडियम। और जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसको बोला हमने एंथेरिडियोफोर, जो कि गैमेटोफोर है, एंथेरिडियोफोर, ठीक है। ये मेल थैलस है, ये उसका सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, मेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो एंथेरिडियम जो होगा इसके अंदर डेवलप होंगे मेल गैमेट, ठीक है, और मेल गैमेट जो होंगे दे आर एंथेरिडियम, एंथेरोजोइड्स डेवलप्स मेल गैमेट, मेल गैमेट्स, ठीक है। मेल गैमेट जो होंगे दैट इज एंथेरोजोइड्स, ठीक है। तो ये तो एक मेल थैलस का बात हो गया। सिमिलर लाइक दिस फीमेल थैलस, फीमेल थैलस भी होगा, लेकिन फीमेल थैलस के ऊपर वहां मुझे आर की गोनियोफोर मिलेगा और आर की गोनियम मिलेगा। ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दे आर द राइजोइड्स, जिसकी हेल्प से वो किसी सॉलिड सपोर्ट से एसोसिएटेड होता है। दिस इज आर की गोनियोफोर और दिस इज आर की गोनियम। इस आर्किगोनियम के अंदर डेवलप होगा एग, डेवलप द एग, ठीक है। तो क्या है, एक एग सेल का डेवलपमेंट करेगा। जबकि एंथेरिडियोफोर और आर्किगोनियोफोर जो है दे आर द स्टेम ऑन विच द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स इज बोर्न बेसिकली, ठीक है। तो दिस ओवरऑल वाज द सेक्सुअलिटी इन मर्चेंसी। ये फीमेल थैलस है, ये फीमेल थैलस, इसको फीमेल थैलस बोला क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। और इसको मेल थैलस बोला क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है बेसिकली। दिस इज डायोसिस कंडीशन इन मर्चेंसी, ठीक है। मर्चेंसी क्या है? ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। तो ये तो सेक्सुअलिटी डायसियस कंडीशंस था ब्रायोफाइट्स के अंदर। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर अगर देखें तो मोस्टली एनिमल्स आर द डायसियस कंडीशंस, हायर एनिमल्स आर द डायसियस एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर चाहे वो ह्यूमन है, ह्यूमन भी एक सोशल एनिमल है, ठीक है। चाहे तो कैट है, चाहे डॉग है, डॉग, काव है, बफेलो है, ठीक है। इसके अलावा कॉकरोच है, कॉकरोच, ठीक है। तो ये भी क्या शो कर रहा है? वो डायोसियस कंडीशन। तो डायोसियस इन द सेंस यूनिसेक्सुअल कंडीशन और मोनोसियस इन द सेंस बाइसेक्सुअल कंडीशन बेसिकली, ठीक है। तो दिस ओवरऑल वाज द सेक्सुअलिटी इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स। अच्छा, एक और चीज की हायर प्लांट जो होंगे या फिर जिम्नोस्पर्म जो होंगे, तो जिम्नोस्पर्म्स के पास सेक्स ऑर्गन जो है, एंजियोस्पर्म्स के पास जो सेक्स ऑर्गन है दैट इज द फ्लावर,
ठीक है, तो वहां फ्लावर के पास दोनों कंडीशंस हो सकता है, इट मे बी बाइसेक्सुअल फ्लावर और इट मे बी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो मैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी एक सेक्सुअलिटी बता देता हूँ। इन एंजियोस्पर्म सेक्स ऑर्गन इज फ्लावर। तो सेक्स ऑर्गन कौन है? फ्लावर। और ये फ्लावर जो होगा वो दोनों कंडीशन शो कर सकता है, इट मे शो द मोनोसियस कंडीशन और इट मे शो द डायोसियस कंडीशन। मे शो, मे बी मोनोसियस, वो मोनोसियस भी हो सकता है। मोनोसियस का मतलब बताया ना कि एक ही फ्लावर के पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अगर प्रेजेंट होंगे तो मोनोसियस कंडीशन, और इट मे बी डायोसियस, इट मे बी डायोसियस अगर उसके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग है। ठीक है, मेल फीमेल पार्ट जो है वो अलग अलग है। तो मोनोसियस जो है एग्जांपल जैसे शुगर बीट का केस हो गया, बीट, ठीक है, या स्वीट पोटैटो का केस हो गया, स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो वहां पे मुझे ऐसे कंडीशन मिल जाएगी। तो ये फ्लावर है और इस फ्लावर के पास अगर मेल फीमेल सेक्स दोनों एक साथ हों, दिस इज द स्टेमन। ठीक है, और दिस इज पिस्टिल और कार्पल, दिस इज स्टेमन जो कि मेल सेक्स पार्ट है, और दिस इज कार्पेल जो कि क्या है? फीमेल पार्ट है। ये तो फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं क्या? बाइसेक्सुअल फ्लावर। दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे पी के केस में मिल जाएगा, ठीक है, चाइना रोज के केस में मिल जाएगा, इसके अलावा कोकोनट के केस में भी मिल जाएगा, कुकुम्बर के केस में मिल जाएगा, ठीक है, और स्वीट पोटैटो के केस में भी हमें मिल जाएगा। लेकिन डायोसियस जो कंडीशन है, तो डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशन और यूनिसेक्सुअल कंडीशन। तो यहाँ या तो वो फ्लावर जो होगा वो पिस्टिलेट फ्लावर होगा, इससे तो उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, और या फिर उसके पास स्टेमन प्रेजेंट होगा। अगर ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है उसके पास, ठीक है, दिस इज पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है, और इसको फीमेल फ्लावर भी बोलते हैं, फीमेल फ्लावर। और या फिर वो हो सकता है मेल फ्लावर। अगर मेल फ्लावर है तो उसके पास ओनली ऑन स्टेमन्स प्रेजेंट होगा। ये स्टेमिनी फ्लावर है, स्टेमन्स, दिस इज कार्पल। ठीक है, तो इसको बोल दिया मैंने स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर जो होगा वो डायोसियस भी होगा, मोनोसियस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने डायोसियस के कंडीशंस में बताया था कि वो डेट पाम के केस में मुझे ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद पपाया के केस में भी मुझे यूनिसेक्सुअल कंडीशंस मिल जाएगा बेसिकली। ठीक है, दिस वाज द सेक्सुअलिटी इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम फेजेस ऑफ लाइफ कि ऑर्गेन जो होगा, कोई ऑर्गेन कौन कौन सी लाइफ की फेजेस जो है वो क्रॉस करता है ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन।
अपने लाइफ स्पैन के टाइम में कौन कौन सी फेजेस जो होंगी उनको क्रॉस करता है। नेक्स्ट फेजेस ऑफ लाइफ की वो कौन कौन सी फेजेस, ठीक है। तो ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन इंडिविजुअल क्रॉस 3 फेजेस, एक सीक्वेंशियल फेजेस है, ठीक है, जिसको लाइफ स्पैन के टाइम इंडिविजुअल जो होगा वो क्रॉस करके जाएगा। सबसे पहला फेज वेजिटेटिव फेज और उसको जुवेनाइल फेज भी बोलते हैं। सेकंड फेज जो होगा दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा ऑर्गेनिज्म। जबकि थर्ड जो फेज है दैट इज द सेनेसेंस फेज और ओल्ड फेज, ठीक है। तो 3 फेजेस है लाइफ का, द फेजेस ऑफ लाइफ। फर्स्ट वेजिटेटिव फेज और इसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव बोलेंगे, एनिमल्स के केस में उसको जुवेनाइल फेज। जो कि सेकंड फेज जो है दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज, इस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर वो ऑल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को फॉलो करेगा, चाहे वो गैमेटोजेनेसिस हो गया, चाहे वो फर्टिलाइजेशन हो गया, चाहे वो जाइगोट का डेवलपमेंट हो गया, या फिर वो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो गया, या फिर न्यूबॉर्न का डेवलपमेंट हो गया। दिस ऑल विल कंप्लीटेड या स्टार्ट इन रिप्रोडक्टिव फेज। और इस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर ही वो अपने ऑर्गन्स को मैच्योर करके नहीं, उनके अंदर वो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को कंटिन्यू करने का काम करेगा, ठीक है। तो हम दोनों के अंदर देखेंगे, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। थर्ड सेनेसेंस फेज और ओल्ड फेज भी इसको बोलते हैं, ओल्ड फेज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग फेजेस हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज। फर्स्ट फेज है वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज। ठीक है, तो जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज जो है, इन फेजेस के अंदर ऑर्गेनिज्म जो होगा, ठीक है, वो अटेन करेगा एक मैच्योरिटी को और अपने जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं बॉडी के, ठीक है, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट परफॉर्म करेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट परफॉर्म करने के बाद द ऑर्गेनिज्म विल एंटर इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज बेसिकली, ठीक है। इट इज द फेज ड्यूरिंग दिस फेज या ड्यूरिंग this phase organism perform growth and development of its vegetative parts, ठीक है। अब वेजिटेटिव पार्ट चाहे तो लीफ है, या फिर वो स्टेम है, या फिर रूट है, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट परफॉर्म करेगा बेसिकली, ठीक है। और ये जो वेजिटेटिव फेज होगा, ये वेजिटेटिव फेज भी क्या है ना, वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और स्पीसीज टू स्पीसीज। दिस फेज is variable in duration वाइज क्या होगी, वो वेरिएबल वेरी करेगा स्पीसीज टू स्पीसीज, एनिमल तो इंडिविजुअल बेसिकली उनके वेरी करेगा, ठीक है। आफ्टर दिस द ऑर्गेनिज्म विल एंटर इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज बेसिकली, या फिर एनिमल के केस में हम इसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं। इन एनिमल इट इज नॉन एज जुवेनाइल फेज,
वहां इसको कंसीडर करते हैं क्या, जुवेनाइल फेज। ठीक है, प्यूबर्टी से पहले वाला फेज एनिमल्स के केस में, जैसे ह्यूमन के केस में हम देखें तो प्यूबर्टी तो आता 13-14 तक, तो 13-14 से पहले वाला जो फेज है, ठीक है, बर्थ से 13-14 तक का फेज आएगा, दैट इज द जुवेनाइल फेज बेसिकली। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग से पहले वाला जो फेज है, ठीक है, तो दैट इज द वेजिटेटिव फेज। तो वेजिटेटिव फेज के अंदर जो इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल क्या है, अपने आप को, ठीक है, वो अपने रिप्रोडक्टिव जो अपने जो वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे ना, उस वेजिटेटिव पार्ट्स को वो क्या है, वहां उनको ग्रो कर रहा है, उनको डेवलप कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो आफ्टर दिस द ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज। इट इज, ऐसे बोल सकते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। इट इज प्री रिप्रोडक्टिव फेज, फेज भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस फेज द ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल एंटर इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज। आफ्टर दिस फेज ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल enters in reproductive phase। रिप्रोडक्टिव फेज बेसिकली वो एंटर कर जाता है कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज इज द रिप्रोडक्टिव फेज। सेकेंड जो फेज है दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। होता है कि रिप्रोडक्टिव जो फेज है, उस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर इंडिविजुअल जो होगा ना, वो अपने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और ये फेज स्टार्ट होगा, जैसे एंजियोस्पर्म के केस में देखता है, दिस फेज स्टार्ट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव जो पार्ट दैट इज फ्लावर। ठीक है, तो जब से उस प्लांट के पास फ्लावर्स आ जाते हैं, ठीक है, तभी से वो प्लांट जो है एंटर इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज बेसिकली। जबकि एनिमल्स के केस में अगर हम देखें तो वहां उनके पास साइकिल्स रन करते हैं। ठीक है, तो साइकिल ऊस्टर साइकिल हो गया, मेस्टर साइकिल हो गया। ठीक है, तो जब से उनके पास वो साइकिल रन करना स्टार्ट होता है, तभी से उनके पास वो गैमेट्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज को। सेकंड फेज है रिप्रोडक्टिव फेज बेसिकली। ठीक है, इट इज अ फेज आफ्टर जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज, उसके बाद का फेज है बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम पोस्ट जुवेनाइल फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और पोस्ट वेजिटेटिव फेज और पोस्ट जुवेनाइल फेज हम इसको बोल सकते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल और इंडिविजुअल begin to perform reproductive events in their mature reproductive part, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके अंदर इसी। ठीक है, तो अब वो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है, वो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या क्या हो सकती हैं? इवेंट्स लाइक जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है, इवेंट्स लाइक
गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट डेवलपमेंट, इसके अलावा एम्ब्रायो डेवलपमेंट एंड न्यू वन डेवलपमेंट, एम्ब्रायो एंड न्यू डेवलपमेंट, न्यू वन डेवलपमेंट। ये सारी इवेंट जो होंगी ना वो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर ही होंगी बेसिकली। ठीक है, तो इस फेज को हम बोलेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव फेज। अब इन रिप्रोडक्टिव फेज को मैं वन बाय वन अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। एनिमल के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज में क्या क्या होगा और प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या क्या होगा बेसिकली। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल, रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल्स। ठीक है, तो जो हायर एनिमल्स है, जो मैमल्स हैं, ठीक है, तो उनके केस में रिप्रोडक्टिव फेज जो स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। इट स्टार्ट इन हायर एनिमल्स, इन हायर एनिमल्स, और मैमल्स भी बोलते हैं उनको, मैमल्स। This phase starts after initiation or starting of reproductive cycle, ठीक है। रिप्रोडक्टिव साइकिल जब से उनके अंदर स्टार्ट होगा तभी से वो क्या होंगे, उस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे, एंटर कर जाएंगे बेसिकली। या फिर ये रिप्रोडक्टिव फेज कौन कौन सी है, रिप्रोडक्टिव साइकिल कौन कौन से बेसिकली, साइकिल। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल के बेसिस पे इंडिविजुअल को या मैमल्स को दो में डिवाइड किया गया है, तो प्राइमेट्स होंगे और एक नॉन प्राइमेट्स। ऐसे एनिमल्स, ऐसे मैमल्स जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो करेंगे उनको तो बोलते हैं प्राइमेट्स। जैसे मंकी हो गया, ठीक है, ह्यूमन हो गया, ठीक है, एप्स हो गया, तो ये तो क्या है, सब प्राइमेट्स, क्योंकि दे फॉलो द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा वो मंथ वाइज रिपीट होता है, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो करेंगे, ठीक है, वो मंथ वाइज ही गैमेट का फॉर्मेशन भी परफॉर्म करेंगे। और जब मंथ वाइज गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो मंथ वाइज ही चांसेस होगा प्रेगनेंसी का। इसी वजह से हम प्राइमेट्स इंडिविजुअल को कंटिन्यूअस ब्रीडर भी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। जबकि ऐसे एनिमल्स जो कि ऊस्ट्रस साइकिल फॉलो करेंगे उनको बोलते हैं हम नॉन प्राइमेट्स। तो ऊस्ट्रस साइकिल जो होगा वो सीजन वाइज रिपीट होता है, ऐसा नहीं होगा कि हर मंथ वो रिपीट होगा। इसी वजह से हमें कैट के बेबीज, ठीक है, या फिर बफेलो के या फिर काऊ के, इनके जो बेबीज हैं वो सीजन वाइज मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन के बेबीज जो होंगे हमें एवरी मंथ वाइज उनका अकरेंस होने का चांसेस होता है, प्रेगनेंसी का चांसेस होता है बेसिकली, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होंगे ना ये दो टाइप के, एक तो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअस या मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एक होगा ऊस्ट्रस साइकिल, ऊस्ट्रस साइकिल, ठीक है। एक तो कौन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एक है ऊस्ट्रस साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलोज बाय द प्राइमेट्स, ठीक है। फॉलोज बाय प्राइमेट्स, ठीक है। लाइक अब प्राइमेट्स में कौन है, ह्यूमन हो गया,
मंकी हो गया, एप्स हो गया एंड मंकी हो गया। ये सब क्या है? प्राइमेट्स है। इट इज फॉलोड बाय द प्राइमेट्स। इट अकर, मेस्टर साइकिल जो होगा वो मंथ वाइज होता है। इट अकर और रन्स एवरी मंथ बेसिकली। ठीक है। सो गैमेटोजेनेसिस ऑल्सो अकर एवरी मंथ। So gametogenesis also occur every month. Okay, every month। इस वजह से गैमेटोजेनेसिस भी हर मंथ हो सकता है। अब जब गैमेटोजेनेसिस हर मंथ होगा तो प्रेगनेंसी का चांसेस भी हर मंथ हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है। ठीक है। तो इसी वजह से इन इंडिविजुअल्स को, प्राइमेट्स को हम बोलते हैं क्या? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर बेसिकली। सो प्राइमेट्स आर known as continuous breeder। इसी वजह से उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर बेसिकली। क्यों कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर बोला है? क्योंकि मेस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ रिपीट होता है और एवरी मंथ ही उनके पास एक ओवर डेवलप होने का चांसेस होता है। और एवरी मंथ जब ओवर डेवलप होने का चांसेस होगा, ठीक है, तो एवरी मंथ ही फर्टिलाइजेशन का चांसेस होता है और एवरी मंथ ही प्रेगनेंसी का चांसेस होता है। ठीक है। दैट्स व्हाई द प्राइमेट्स आर कंसीडर्ड एज या नोन एज कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर बेसिकली। जबकि ऊस्टर साइकिल जो होगा इट रिपीट सीजन वाइज। ऊस्टर साइकिल रिपीट्स सीजन वाइज बेसिकली। इट रिपीट्स सीजन वाइज बेसिकली। ठीक है। इट फॉलोज बाय नॉन प्राइमेट्स। ऐसे इंडिविजुअल जो ऊस्टर साइकिल को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स। इट फॉलोज बाय नॉन प्राइमेट्स, उनको हम बोलते हैं क्या? नॉन प्राइमेट्स। ठीक है। सो अब सीजन वाइज वो साइकिल रिपीट हो रहा है तो सीजन वाइज ही वो गैमेटोजेनेसिस का चांसेस होगा और सीजन वाइज जब गैमेटोजेनेसिस का चांसेस होगा तो सीजन वाइज ही वो फर्टिलाइजेशन का चांसेस होगा और प्रेगनेंसी का चांसेस होगा बेसिकली। ठीक है। तो इस वजह से जो ऊस्टर साइकिल फॉलो करते हैं, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, उनको हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। ठीक है। इट फॉलो बाय नॉन प्राइमेट्स are known as seasonal breeders बेसिकली। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है। क्यों? क्योंकि सीजन वाइज ही वो साइकिल रिपीट होता है। एग्जाम्पल जैसे कैटल का केस देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैटल्स। अब कैटल्स के अंदर काउ, बफेलो, टाइगर, बफेलोस एक्सेट्रा। ठीक है। अब ऐसे और ये ऐसे नॉन प्राइमेट्स जिनके अंदर एक सीजन में मैनी टाइम्स ऊस्टर साइकिल रिपीट होता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पॉलीएस्ट्रस एनिमल्स बेसिकली। ठीक है। तो पॉलीएस्ट्रस एनिमल्स का मीनिंग क्या है? मैं यहाँ पे इसको अलग से लिख रहा हूँ इस जगह पे। हॉर्स हो गया, गॉट हो गया, ठीक है, हॉर्स, गॉट हो गया, ठीक है,
दे आर पॉलीएस्टर्स, पॉलीएस्टर्स एनिमल्स। पॉलीएस्टर्स का मीनिंग क्या है? रिपीट्स यूस्ट्रस साइकिल, ठीक है, मैनी टाइम्स, रिपीट्स यूस्ट्रस साइकिल मैनी इन ए सीजन, एक सीजन के अंदर वो मैनी टाइम्स उसको रिपीट कर लेते हैं, इस वजह से उनको बोलते हैं हम क्या? पॉलीएस्टर्स एनिमल्स, ठीक है। तो ये तो था रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल्स। जबकि प्लांट्स के केस में अगर हम देखें, इन प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट्स, तो रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट्स में कब से होगा? जब से उनके पास फ्लावर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इट अकर इन reproductive phase in plants, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज कब से आएगा? जब उसके पास वो फ्लावर्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली, इट अकर इन हायर प्लांट, ठीक है। दिस फेज starts from development of flower, क्योंकि फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स है, ठीक है। तो फ्लावर्स के बेसिस पे, ठीक है। अब जो प्लांट्स हैं, फ्लावर इनिशिएशन या फ्लावरिंग के बेसिस पे प्लांट्स जो है वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं और एक पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं। तो मोनोकार्पिक प्लांट्स जो होंगे वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पूरा लाइफ साइकिल में, अपनी पूरी लाइफ साइकिल, एक बार फ्लावरिंग करेंगे, एक बार सीड का डेवलपमेंट करेंगे और देन दे गेट डाइड, ठीक है। जबकि पॉलीकार्पिक जो प्लांट्स हैं वो मेनी टाइम्स फ्लावरिंग परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ के अंदर, ठीक है। जैसे मैंगो का केस हो गया, गुआवा का केस हो गया, ठीक है। तो ये प्लांट जो होते हैं ना वो बार बार फ्लावरिंग परफॉर्म करते जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा थिंग्स की मोनोकार्पिक जो प्लांट्स होंगे वो एनियल प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो बायएनियल प्लांट्स भी हो सकते हैं और वो पेरेनियल प्लांट्स भी हो सकते हैं। इनका मीनिंग क्या है? एनियल, बायएनियल्स और पेरेनियल्स, ठीक है। तो वो हम सब इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हायर प्लांट्स के केस में जो फेज है वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? फ्लावर के डेवलपमेंट से। जब से उसके पास फ्लावर आया स्टार्ट हुआ तभी से वो फेज क्या है उसके अंदर स्टार्ट हो गया बेसिकली। बेस्ड ऑन फ्लावर डेवलपमेंट, ठीक है। एंड फ्रूट्स एंड सीड डेवलपमेंट। Plants are 2 types. वो प्लांट्स कितने? 2 टाइप्स के बेसिकली। अब एक प्लांट तो ऐसे हैं जो कि पूरे लाइफ टाइम में वो एक बार फ्लावरिंग करेंगे, उनको तो बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। ठीक है। और जो मैनी टाइम्स फ्लावरिंग परफॉर्म करेंगे दे आर द पॉलीकार्पिक प्लांट्स, ठीक है। एक तो कौन होंगे? मोनोकार्पिक प्लांट्स और एक होंगे पॉलीकार्पिक प्लांट्स। तो मोनोकार्पिक प्लांट जो होंगे द फ्लावरिंग ओनली वंस टाइम अकर इन देयर लाइफ, ठीक है। एक ही टाइम फ्लावरिंग आएगा, ठीक है। वो
पूरे लाइफ टाइम के अंदर। फ्लावरिंग के बाद आफ्टर द फ्लावरिंग, ठीक है, दे प्रोड्यूसेस फ्रूट एंड सीड, आफ्टर दिस दे गेट डाइड, उसके बाद क्या हो जाएंगे, वो डाइड हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। प्रोड्यूसेस फ्लावरिंग, produces flowering only once in their life basically, ठीक है। और एक बार फ्लावरिंग करेंगे, ठीक है, आफ्टर फ्लावरिंग दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड डाई, after flowering they produces fruits and then die, तब क्या होंगे, डाइड होंगे। तो ऐसे फ्रूट्स, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं कौन सा, मोनोकार्पिक प्लांट्स, ठीक है। अब ये मोनोकार्पिक प्लांट जो हैं वो एनुअल्स भी हो सकते हैं, इन द सेंस अपनी लाइफ को वो एक ही साल में कंप्लीट कर लें, ठीक है, या फिर वो बायनियल्स भी हो सकते हैं, इन द सेंस अपनी लाइफ को वो क्या है 2 साल के अंदर कंप्लीट करें बेसिकली, या फिर वो पेरेनियल भी हो सकते हैं, ये इन द सेंस कि अपनी लाइफ को वो मोर देन 2 ईयर्स के अंदर कंप्लीट करें बेसिकली, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स, मोनोकार्पिक प्लांट, सॉरी, मैं अलग अलग कर रहा हूँ यहाँ पे। मोनोकार्पिक प्लांट्स, मोनोकार्पिक, तो मोनोकार्पिक का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि मोनोकार्पिक का मीनिंग है, तो ऐसे प्लांट जो कि लाइफ में एक बार फ्लावरिंग परफॉर्म करेंगे, फ्रूटिंग परफॉर्म करेंगे, उसके बाद दे गेट डाइड, ठीक है। अब वो कौन कितना साल सरवाइव किया है, ठीक है, 1 साल में उसने ऐसा किया है, या फिर 2 साल में उसने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग परफॉर्म किया है, या फिर बहुत सारे साल में उसने एक बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग परफॉर्म किया है, तो उसके बेसिस पे ये अलग अलग है, ठीक है। उसके बेसिस पे मोनोकार्पिक जो प्लांट है ना डिफरेंट टाइप के, बट ये ध्यान रहे कि मोनोकार्पिक का मीनिंग जो होगा एक टाइम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है, ठीक है। अब वो कौन कितने साल में सरवाइव कर रहा है उसके बेसिस पे है, ठीक है। या तो क्या है वो एनुअल, ठीक है, या होंगे वो फिर बायनियल्स, या होंगे पेरेनियल, ठीक है। तो एनुअल, बायनियल और पेरेनियल बेसिकली, ठीक है, और पेरेनियल्स। एनुअल्स का मतलब क्या है, ऐसे प्लांट जो कि अपनी लाइफ को 1 साल के अंदर कंप्लीट करें, ठीक है, या फिर 1 साल के अंदर वो अपनी लाइफ को कंप्लीट करके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग परफॉर्म करने के बाद वो डाइड हो जाए, ऐसे को तो बोलेंगे हम क्या, एनुअल प्लांट्स बेसिकली। जबकि 2 साल के अंदर जो कंप्लीट करते हैं उनको हम बोलते हैं बायनियल प्लांट्स बेसिकली, ठीक है। यहाँ एनुअल्स कंप्लीट्स देयर, कंप्लीट्स, ठीक है, देयर लाइफ इन 1 ईयर बेसिकली, ठीक है। 1 साल के अंदर वो अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लेंगे, और उस 1 साल के अंदर ही वो फ्रूटिंग परफॉर्म करेंगे और फ्लावरिंग परफॉर्म करेंगे बेसिकली। एग्जाम्पल जैसे वीट का केस हो गया, वीट, राइस का भी केस हो गया, या मेज का भी केस हो गया, ठीक। तो उनको तो बोलते हैं क्या, और एनुअल प्लांट, ठीक है, जो कि कौन है, मोनोकार्पिक। बायनियल्स के अंदर ऐसे प्लांट जो होंगे जो अपनी लाइफ को 2 साल के अंदर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो पहले साल के अंदर तो वो अपने वेजिटेटिव ग्रोथ परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और वेजिटेटिव ग्रोथ लेके वो अपने आप को डोरमेंट कंडीशन में लेके चले जाएंगे,
जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो नेक्स्ट ईयर क्या होंगे, वो अपने अंदर फ्लावरिंग परफॉर्म करेंगे और फ्रूटिंग परफॉर्म करेंगे बेसिकली, देन दे गेट डाइड। ठीक है, लेकिन 2 साल के अंदर वो एक ही बार फ्लावरिंग परफॉर्म करेंगे और फ्रूटिंग परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं कौन, बायनियल प्लांट्स। कंप्लीट देयर लाइफ, दे completes their life in 2 years, 2 years के अंदर कंप्लीट करेगा। इन फर्स्ट ईयर they perform their vegetative growth, they perform their vegetative growth of leaf, stem, branches, etc. After this they enter in dormant condition, dormant phase. After this they enter in dormant फेज, और वो अपने डोरमेंट फेज के अंदर, जिसको हम वर्नलाइजेशन भी बोलते हैं, वर्नलाइजेशन, जो कोल्ड ट्रीटमेंट भी बोलते हैं वर्नलाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में वो अपने लीफ का डेवलपमेंट किया है या वेजिटेटिव ग्रोथ डेवलप किया, देन दे एंटर इनटू द डोरमेंट कंडीशन या डोरमेंट फेज इसी। तो डोरमेंट फेज के बाद वो नेक्स्ट जब ईयर होगा तो नेक्स्ट ईयर के अंदर वो अपने फ्लावर्स का डेवलपमेंट करेगा, फ्रूट का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने के बाद दे गेट डाइड। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं कौन, बायनियल प्लांट्स बेसिकली। इन सेकेंड ईयर they develops flowers and fruits, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में फ्लावर्स और फ्रूट डेवलप करने के बाद दे गेट डाइड बेसिकली, thus they require 2 years to complete its life basically. So such plants are known as the biennial plants basically. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बायनियल प्लांट्स के एग्जाम्पल जैसे हम कैरेट का केस देखें, रेडिस का केस देखें। एग्जाम्पल कैरेट एंड रेडिस, ठीक है, जो क्या है बायनियल प्लांट्स है। जैसे हैंडबैनबीज का केस है, हैंडबैनबीज का केस है, हैंडबैन, ठीक है, जो कैसे बायनियल प्लांट्स। दूसरे पेरेनियल्स, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपनी लाइफ को बहुत सारे ईयर्स में कंप्लीट करते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ इन मैनी ईयर्स। पेरेनियल ध्यान रखना पेरेनियल है, लेकिन ये मोनोकार्पिक के अंदर है। ठीक है, और मोनोकार्पिक का मतलब बताया था कि आपको कि वो पूरे लाइफ टाइम में एक बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग परफॉर्म करें और उसके बाद दे गेट डाइड। पेरेनियल कंप्लीट देयर लाइफ, कंप्लीट्स their life in more than 2 years, more than 2 years, वो more than 2 years के अंदर अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं बेसिकली।
ठीक है। फ्यू पेरेनियल प्लांट्स आर, फ्यू पेरेनियल प्लांट्स आर, ठीक है। जैसे हम बैम्बू का केस देखते हैं, ठीक है, तो वो अपनी वेजिटेटिव फेज 50 से 100 साल तक करता है, उसके बाद वो फ्लावरिंग परफॉर्म करेगा, देन इट गेट डाइड, ठीक है। वैसे ही एक एग्जांपल है स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना का, ठीक है, जिसको हम नीला करंजी भी बोलते हैं। Few perennial plants are bamboo species. बैम्बू स्पीसीज, क्वेश्चन मार्क कर देना। बैम्बू स्पीसीज ये अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए 50 से 100 साल लेता है, 50 to 100 ईयर ये कंज्यूम करता है, ठीक है। उसके बाद वो फ्लावरिंग परफॉर्म करेगा एंड देन गेट डाइड। Completes its life, its vegetative phase, vegetative in 50 to 100 year, then perform flowering and fruiting, then perform flowering and fruiting then perform flowering and fruiting. After this it get died. After this it get died. It get died. वो क्या हो गया? वो dead हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल है of perennial plants. Second example of perennial plants is Strobilanthes kuntiyana. Strobilanthes kuntiyana, और इसको नीला कुरंजी भी बोलते हैं, नीला कुरंजी, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो 12 साल में 12 ईयर के अंदर एक बार फ्लावरिंग परफॉर्म करता है बेसिकली, ठीक है। और फ्लावरिंग परफॉर्म करने के बाद ये क्या हो, उस रीजन को, ठीक है, ब्लू स्ट्रेचेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये और इसका जो अकरेंस है वो हमें केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु साइड मिलता है बेसिकली, ठीक है। तो नीलगिरी जो माउंटेन्स है, ठीक है, उधर वो मिलता है हमें, ठीक है। तो 12 ईयर के अंदर ये एक बार फ्लावरिंग परफॉर्म करेगा, तो फ्लावरिंग के बेसिस पे, ठीक है, तो उस रीजन को ये क्या होगा, पूरा अट्रैक्टिव बना देता है, ब्लूइश कर देगा बेसिकली, पर्पल ब्लूइश, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा ना कि टूरिस्ट जो होंगे वो अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, इट अट्रैक्ट द टूरिस्ट बेसिकली, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम जो फ्लावरिंग हुआ था, ठीक है, 2006 सितंबर और अक्टूबर के बीच में वो 2006 के सितंबर और अक्टूबर के बीच में वो फ्लावरिंग हुआ था बेसिकली, ठीक है। प्रोड्यूसर्स पर्पल, ब्लू कलर्ड फ्लावर, ठीक है, which attract visitors, टूरिस्ट, जो टूरिस्ट होंगे ना उनको वो अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। It is found in it perform flowering, it perform flowering in 12 year बेसिकली, ये 12 साल में जाके फ्लावरिंग परफॉर्म करता है। It found in
ऐसे लिख देता हूँ, लास्ट टाइम फ्लावरिंग, last flowering is done in 2006 September to October. To October basically, September to October, इस टाइम उन्होंने फ्लावरिंग परफॉर्म किया बेसिकली. It found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu region, Tamil Nadu region, और रीजन्स के अंदर हमें ये मिलता है. ठीक है, तो ये था पेरेनियल प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग. ठीक है, दूसरे हैं पॉलीकार्पिक प्लांट. ये तो सब मोनोकार्पिक के अंदर मैंने आपको बताया है. पॉलीकार्पिक जो प्लांट्स होंगे, ठीक है, बताया ना कि वो पूरे लाइफ में बहुत बार फ्लावरिंग परफॉर्म करते हैं. इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नीलाकुरंजी का, बैम्बू का. ये कई बार क्वेश्चन पूछता है. दूसरे पॉलीकार्पिक प्लांट्स, पॉलीकार्पिक प्लांट्स ऐसे प्लांट जो मैनी टाइम फ्लावरिंग करते हैं इन देयर लाइफ. ठीक है, इन देयर लाइफ साइकिल. ठीक है, उनको हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स विच परफॉर्म, प्लांट्स which perform many time flowering in their life cycle, अपनी लाइफ के अंदर वो क्या है, बहुत टाइम फ्लावरिंग परफॉर्म करते हैं. ठीक है, इन देयर लाइफ. जैसे एग्जांपल हम मैंगो का, गुआवा का, ठीक है, बनियान ट्री का, इनका अगर एग्जांपल देखें, एग्जांपल मैंगो, गुआवा, बनियान ट्री, बनियान एक सेक्टर, बहुत सारे प्लांट्स हैं. ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट. अब बात आता है कि प्लांट्स के पास एक बार फ्लावरिंग हुआ, उसके बाद फिर वो वेजिटेटिव फेज में जाए. ठीक है, और फिर वो फ्लावरिंग परफॉर्म करे, तो यहां उसको हम वेजिटेटिव फेज नहीं बोलेंगे. दो फ्लावरिंग के बीच में जो पीरियड होगा, ठीक है, उनको हम इंटर फ्लावरिंग फेज बोलेंगे. वेजिटेटिव फेज ना बोल के नहीं, उसको इंटर फ्लावरिंग फेज बोला जाएगा बेसिकली. ठीक है, तो पेरेनियल पॉलीकार्पिक प्लांट्स दे शोज interflowering phase. Interflowering phase. Phases. Phase between two flowering seasons. Phase between two flowering. ठीक है, दो फ्लावरिंग के बीच का जो फेज होगा दैट इज इंटर फ्लावरिंग फेज. ठीक है, तो ये पॉलीकार्पिक जो प्लांट होंगे ना, वो इंटर फ्लावरिंग फेज शो करते हैं बेसिकली. ये जुवेनाइल फेज या फिर ये वेजिटेटिव फेज नहीं होगा. ठीक है, फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग से फर्स्ट टाइम वाली जो फेज होगी, सबसे पहले जो फ्लावरिंग हुआ उससे पहले वाली जो फेज होगी दैट इज द वेजिटेटिव फेज बेसिकली. ठीक है, तो ये सारा जो था वो रिप्रोडक्टिव फेज का था. नेक्स्ट, सेनेसेंस फेज और ओल्ड फेज. सेनेसेंस और ओल्ड फेज. ठीक है, तो सेनेसेंस फेज और ओल्ड फेज जो है,
ये वो फेज है जिसमें इंडिविजुअल जो है ना वो स्ट्रक्चरल डिटेरियोरेशन परफॉर्म करता है। इन द सेंस ड्यूरिंग दिस फेज उस इंडिविजुअल का जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, ठीक है, या फिर उस इंडिविजुअल की जो स्ट्रक्चरल जो फंक्शनिंग होगी वो डिटेरियोरेट करना स्टार्ट कर देगा। डिटेरियोरेट का मतलब क्या है कि वो स्लो डाउन होना स्टार्ट कर देगा बेसिकली, ठीक है। और ये फेज जो है यह स्ट्रक्चरल डिटेरियोरेशन जो है इट इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। उन मेटाबॉलिक वेस्ट के एक्यूमुलेशन की वजह से ऐसा होता जाता है बेसिकली। और जो सेनेसेंस फेज है और जो ओल्ड फेज है इट इज ड्यू टू द फैक्टर्स। ये हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो फैक्टर्स होंगे ना उन फैक्टर्स की वजह से भी ये फेज आता है। और दिस फेज विल लीड टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। इसके बाद जो होगा ना वो इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज बेसिकली, ठीक है। सेनेसेंस फेज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है, during this phase structural deterioration, will occur due to accumulation of metabolic waste, ठीक है, due to accumulation of metabolic waste basically, ठीक है। This phase will lead to death of individual। वो इंडिविजुअल का लास्ट फेज बेसिकली ओल्ड फेज जो होगा। इसके बाद जो होगा इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा वहां पे, डेथ फेज, ठीक है। अब प्लांट्स और एनिमल्स के केस में, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, सम हार्मोनल फैक्टर एंड सम एनवायरमेंटल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज फेजेस in both plants and animals, in both plants and animals, hormonal factor and some environmental factor, environmental factor are responsible for these phases, ठीक है। तो ये भी जो चेंजेस आते जा रहे थे इंडिविजुअल्स के अंदर, डिफरेंट फेजेस हम क्रॉस करते जा रहे थे, ठीक है। तो उसके पीछे जो रीजन्स है वो रीजन क्या क्या है, हार्मोनल फैक्टर्स हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल एक फेज से दूसरे फेज में, दूसरे से तीसरे फेज के अंदर एंटर करता जा रहा था बेसिकली। तो दिस ओवरऑल वाज द फेजेस ऑफ लाइफ बेसिकली, ठीक है। इसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें कौन कौन सी इवेंट है, ठीक है। तो वहां हम डिस्कस करेंगे 3 इवेंट होगा, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इट विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बेसिकली। थैंक यू।